पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 टी20 मैचेस की सीरीज़ जारी है, जिसके पहले 3 मैचेस रावलपिंडी में खेले जा चुके हैं और अब सीरीज़ 1-1 से बराबर है। एक मैच पाकिस्तान ने, एक न्यूजीलैंड ने और एक बारिश ने जीता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सीरीज़ पाकिस्तान टीम कम्बिनेशन सेट करने के लिए खेल रही है। इसका मकसद यही है और पूल तैयार करना है टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। और जो अब तक 2 मैचेस खेले गए हैं और सीरीज़ का लगभग जो है 60% हिस्सा हो चुका है, तो लगता है ऐसा है कि 2 प्लेयर्स की जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 के मेन स्क्वाड में शमूलियत है या प्लेइंग 11 में शमूलियत है, वो ख़तरे में पड़ चुकी है। और लाहौर में जो आखिरी 2 मैचेस हैं, ये इन दोनों प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होंगे। और वो प्लेयर्स हैं सैम अयूब और उस्मान खान। उसकी वजह बताता हूँ कि क्यों उनकी पोजीशन ख़तरे से दो चार है, उनकी परफॉर्मेंस में क्या बड़ा झोल आ रहा है। और ये चीज़ें पॉइंट आउट हो चुकी हैं और हरीफ टीमें भी इन प्लेयर्स की खामियों के ऊपर काम कर रही हैं कि ज़ाहिर सी बात है, जब टी20 वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट होता है तो हर टीम तैयारी कर रही होती है, हर टीम के प्लेयर्स के ऊपर निगाह होती है। तो ये सारी प्लानिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों प्लेयर्स शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितनी तवक्कुआत हैं, या फिर शायद परफॉर्म ही ना कर सकें। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैम अयूब की। सैम अयूब पाकिस्तान के लिए 15 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, एक भी 50+ इनिंग्स अभी तक नहीं खेली। और जो गुज़िश्ता मैच था जिसमें वो 22 गेंदों पर 32 रन बनाने में कामयाब रहे, हालांकि 4 या 5 रन पर खेल रहे थे, जब उन्हें एक कीपर के हाथों चांस मिला, अगर वो कैच हो जाता तो यकीनन जो है एक और छोटी इनिंग्स जो है वो सैम अयूब के नाम लिखी जा चुकी होती। और ये 8 इनिंग्स के बाद पहला मौका था कि सैम अयूब 30 रन की हद पार कर सके। जब कोई खिलाड़ी लगातार 8 मैचेस में नाकाम होता है तो उससे एक बड़ी परफॉर्मेंस की तवक्को होती है और 70-80 रन की इनिंग्स खेले दरकार होती है कि एक इतनी बड़ी इनिंग्स खेले तो मैच विनिंग का किरदार अदा करे। लेकिन 32 रन की इनिंग्स किसी भी तरह गो के अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर है, सिर्फ इस एक मैच के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि आजकल 30 या 32 रन की जो इनिंग्स है, अगर वो 140+ के स्ट्राइक रेट से खेली जाए तो वो टी20 फॉर्मेट में खासी अहमियत की हामिल होती है। लेकिन अगर आप लगातार 8 इनिंग्स में नाकाम होने के बाद जो आपकी अच्छी इनिंग्स है वो भी सिर्फ 32 रन पर मुश्तमिल हो, तो फिर क्या कहा जा सकता है। फिर सवालात उठते हैं। फिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या सैम अयूब वाकई ओवररेटेड प्लेयर है, क्या उसको ज़्यादा रेट कर लिया गया है, इतनी सलाहियत नहीं है उसके अंदर, वो सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग में या कैरिबियन प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये सवालात अब उठना शुरू हो गए हैं और इनका तोड़ सिर्फ सैम अयूब के पास है या पाकिस्तान के बैटिंग कोचेस के पास है, जो तकनीक के लिहाज से सैम अयूब के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके पास अच्छे स्ट्रोक्स हैं लेकिन अच्छी शॉट सिलेक्शन नहीं है। बाज़ गेंद पर वो टेक्निकली बहुत ख़राब खेलते हैं, ख़ासतौर पर लेग साइड जहाँ पर वो वीक भी हैं और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी है। छक्के बड़े अच्छे लगाते हैं, कल भी पहली गेंद पर चौका लगाया, लेकिन उसी जगह वो LBW हो रहे थे, हल्की सी गेंद बैट को लग गई थी। हालांकि अंपायर ने तो खैर आउट दे दिया था और रिव्यू पर बच गया सैम अयूब। तो इसी गेंद को वो मिस भी करते हैं। तो यहाँ पर उन्हें जो शॉट सिलेक्शन है वो देखना पड़ेगी कि अगर गेंद उनके ऊपर उठ के आ रही है जिस पर LBW का चांस नहीं है, उसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जो गेंद नीचे रहती है उसको बजाय फाइन लेग की जानिब खेलने के वो ज़रा एंगल के साथ बना कर खेल सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हर गेंद को एक ही एरिया में खेला जाए। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिस पर सैम अयूब को काम करना पड़ेगा, वरना उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और ये पाकिस्तान के कोचेस का, ख़ास तौर पर मोहम्मद यूसुफ का एक बड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरह इस चीज़ को लेते हैं, उनकी जो तकनीक है उसको किस तरह सेट करते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब तक उनकी परफॉर्मेंस देख लें तो सिर्फ जो मजमूई परफॉर्मेंस है 13 इनिंग्स के लिए 15 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में और सिर्फ 3 बार वो 30 रन की हद पार कर सके हैं। पहले मैच में 15 गेंदों पर 17 रन किए, फिर 0 पर आउट हुए, फिर 40 गेंदों पर 49 रन किए अफगानिस्तान के खिलाफ, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 28 गेंदों पर 47 रन बनाए, जो कि अब तक उनकी बेस्ट इनिंग्स है। फिर 0 पर आउट हुए, फिर 10 गेंदों पर 10 रन करके आउट हुए और ये तमाम मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं मासवा पहले 3 मैचेस के। उसके बाद फिर 0 पर आउट हुए, फिर 8 गेंदों पर 27 रन की उम्दा इनिंग्स के लिए, लेकिन छोटी इनिंग्स थी।
फिर 3 गेंदों पर 1 रन, फिर 13 गेंदों पर 10 रन, फिर 8 गेंदों पर 1 रन, उसके बाद 2 गेंदों पर 4 रन और गुज़िश्ता मैच में 22 गेंदों पर वो सिर्फ 32 रन कर सके। ये उनकी परफॉर्मेंस का हाल है। तो इसके बाद कहा जा सकता है कि अगर उन्होंने अपनी तकनीक बेहतर ना की, उन्होंने बड़ी इनिंग्स ना खेली, तो यकीनन फिर कुछ ही अरसे बाद ये आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी कि सैम अयूब को ओपनिंग से हटाया जाए और एक बार फिर फ़खर जमान या फिर मोहम्मद रिजवान की जानिब देखना पड़ेगा। और उसके अलावा अब तक उनका अगर मजमूई कैरियर देखें तो 13 इनिंग्स में जो उनकी एवरेज है 15 रन फ़ी इनिंग्स एवरेज है गुज़िश्ता मैच की 32 रन की इनिंग्स को मिलाकर। और उनका जो स्ट्राइक रेट है 128 है, मोहम्मद रिजवान से भी कम है, बाबर आजम से भी कम है, हालांकि उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर ही हमेशा बात की जाती है। तो मजमूई जो कारकर्दगी है सैम अयूब की वो उतनी ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। और ये चीज़ें हैं जो कि अब आइंदा आने वाले मैचेस में सैम अयूब को देखना पड़ेगा कि जो 13 इनिंग्स में 3 बार 0 पर आउट हुए हैं, तो उनके लिए अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी उस्मान खान हैं, जिनके ऊपर ये उम्मीद है कि जिस तरह वो पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता जो 2 एडिशन खेले हैं वैसी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहेंगे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक 2 मैचेस में वो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ सके। पहले मैच में 5 रन, दूसरे में 7 रन बना सके और डेब्यू मैच तो उनका खैर बारिश की नज़र हुआ था पहली इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में ये 12 रन की हैं अभी तक। और उनकी जो परफॉर्मेंस है तो मजमूई तौर पर 13 गेंदें खेली हैं, 12 रन्स की हैं, यानी कि वो बड़ी ज़्यादा देर क्रीज पर क़याम ही नहीं कर पा रहे हैं। 92 का स्ट्राइक रेट है और सिर्फ 1 चौका लगा सके हैं वो बैट्समैन जो कि T20 कैरियर जो उनका इंतहाई शानदार है। उनका 145 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, 4 सेंचुरियाँ 4 फिफ्टियाँ कर चुके हैं, लगभग 37 की एवरेज है, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के लिए खेलते हुए वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है अब आने वाले मैचेस में उस्मान खान के लिए होगा, क्योंकि फ़खर जमान की फ़िटनेस की वजह से शायद उन्हें अभी नहीं खिलाया गया, उनकी फ़िटनेस के ऊपर रिस्क नहीं लिया जा रहा। अगर वो आ गए चौथे नंबर पर तो फ़खर जमान की कारकर्दगी माजी करीब में T20 फॉर्मेट में चाहे कितनी बुरी रही हो, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो गुज़िश्ता सीरीज़ थी उसमें 2 शाहकार इनिंग्स खेली थी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से चौथे नंबर पर आकर, जिसमें एक 50 शामिल थी 25 गेंदों पर, और आखिरी मैच तो धुआंधार बैटिंग की थी, 4 छक्के लगा दिए थे। तो इस तरह की परफॉर्मेंस हमें ज़रूरत है मिडल ऑर्डर में भी। अगर उस्मान खान का खेल वैसे सामने ना आ सका तो फ़खर जमान बासानी चौथे नंबर पर आ जाएंगे, और जो बाकी जो ऊपर के पोजीशन है यहाँ पर सैम अयूब के लिए बहरहाल ख़तरे की घंटी जो है अब वो घंटा बनता जा रहा है, उनकी आवाज़ लाउड होती जा रही है। जितना जल्दी सैम अयूब अगर कम बैक नहीं करेंगे तो उतना उनके लिए उनकी जगह ख़तरे से 2-4 होती दिखाई देगी। और अब उम्मीद करते हैं कि आखिरी जो 2 T20 मैचेस हैं लाहौर में 25 और 27 अप्रैल को, इसमें दोनों प्लेयर्स को मौका मिलेगा, सैम अयूब को भी और उस्मान खान को भी, क्योंकि ये बेस्ट कंडीशंस हैं अपने मुल्क में खेलते हुए। अगर यहाँ पर एक ऐसी टीम जिनके मेन 15 प्लेयर्स नहीं हैं उनके खिलाफ अगर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते तो हम फिर ये कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते कि ये खिलाड़ी हाई टेंशन मैच में न्यूयॉर्क में भारत के खिलाफ खेलेंगे, ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के बॉलर्स का सामना करेंगे या न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम का सामना करेंगे अपने मुल्क से बाहर। तो फिर इनसे उम्मीदें बिल्कुल मादूम हो जाएंगी। इसलिए आखिरी जो 2 मैचेस हैं ये सैम अयूब के लिए भी और उस्मान खान के लिए निहायत अहमियत के हामिल हैं।